प्यारे दोस्तों, देखिए, आज के इस इकाई में हम देखने वाले हैं काव्य में जो महत्वपूर्ण होता है वह शैली तत्व। लेकिन इस तत्व से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन का भी एक तत्व होता है। तत्व इस शब्द का अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन के पहलू, और शैली का मतलब हम देखेंगे तो हमारी जीवन जीने की पद्धति। शैली यानी कि पद्धति, तत्व यानी कि हम किन तत्वों को लेकर हमारी जिंदगी गुजारते। देखिए, अगर हमने स्वामी विवेकानंद जी की ओर देखा तो उनकी भी जीवन शैली की ओर अगर हम देखेंगे तो उन्होंने इस तरह की जीवन शैली गुजारी कि वह सदियों तक आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। ऐसी उनकी जीवन शैली थी। अगर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो या महात्मा ज्योतिबा फुले हो, इन सब की अगर हम जीवन शैली देखते हैं तो वह बहुत बड़ी महान जीवन शैली होती है और वह हमें जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है। तो काव्य को शैली के रूप में हम देखेंगे ही, लेकिन हमारे भी जीवन की एक शैली होनी चाहिए। ऐसी शैली कि जो दूसरों को हावी कर दे, हावी यानी कि बहुत प्रिय लगने लगी। मी मराठीत सांगतो, आपली जीवन जगण्याची पद्धती पण अशी असावी की ती दुसऱ्यांना खूप हवी हवीशी वाटावी, की नाही जो कोणी असेल अमुक अमुक तो किती सुंदर जीवन जगतोय, त्याचा आपल्याला म्हणजे दुसऱ्याला हेवा वाटला पाहिजे। यानी कि इस तरह की हमारी जीवन जीने की भी शैली होनी चाहिए, और वह शैली हम साहित्य के माध्यम से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? देखिए, पहले उदाहरण में मैंने आपको बताया था, लता दीदी ने गाया हुआ गाना ए मेरे वतन के लोग। कैसी शैली है, आज भी हमें वह उतना भाव उसमें भर देती है। तो काव्य के कला पक्ष से संबंधित इस तत्व को शब्द तत्व भी कहा जाता है। काव्य से संबंधित इस तत्व को शब्द तत्व भी कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बताइए, हम हमारी जिंदगी जीते हैं तो जिंदगी जीते वक्त अगर हमने बड़े मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग किया तो हमारी जीवन शैली बहुत ही रसमय हो जाएगी, ना कि हमने अगर तीखे शब्दों का प्रयोग किया तो वो कड़वी हो जाएगी। तो हमारी शैली किस पर निर्भर होती है? शब्दों पर। अभी शब्द कहां से उत्पन्न होते हैं? बचपन में हमने पहली कक्षा में ही सीखा है, अ आ ई, ऐसे हमारे जो मूल व्यंजन है वह हमने सीखे। तो देखिए दोस्तों, मजे की बात इसमें यह है कि अच्छे शब्दों के लिए भी वही व्यंजन है और बुरे शब्दों के लिए भी वही व्यंजन है। व्यंजन मूल अक्षर जसे की अ आ ई हे चांगल्या शब्दांपाशी पण तेच आहे आणि वाईट शब्दांसाठी पण तेच आहे। तो निर्भर हम पर करता है कि हम कैसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, कैसी शैली को इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे। रचनाकार यानी कि आप सभी कौन है? एक रचनाकार है, आप कविता करने वाले हैं। तो रचनाकार जिस भाषा, जिस रूप और जिस पद्धति से अपनी अनुभूति को अभिव्यंजित करता है उस शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे शैली कहा जाता है। अभिरचना का मैं फक्र से बताना चाहूंगा कि हमारी भी एक छात्रा ने एक सुंदर सी कविता लिखकर भेजी थी, वह हमने असाइनमेंट के रूप में दी हुई थी। और
आप भी एक कविता लिखकर भेज सकते हैं। तो उन्होंने जिस शैली, जिस भाषा, जिस पद्धति और जिस अनुभूति को व्यंजित किया है वह उनकी शैली है। इसके अंतर्गत भाषा, शब्द चयन, अलंकारों का प्रयोग, शब्द का उपयोग, साहित्य, स्वरूप आदि का समावेश होता है। क्या होता है? आदि का समावेश होता है। अभी शब्द चयन क्या है? शब्द चयन कि मान लीजिए मैं एक आध शॉप में चला गया और मुझे वहां से कोई चीज खरीदनी है, तो मैंने वहां पर बड़े स्वर का तीखे शब्दों का प्रयोग किया, तो क्या होगा? मेरा शब्द चयन वहां पर गलत होगा। लेकिन मेरे बड़े स्मित स्वर का, मीठे शब्दों का प्रयोग चयन किया, तो वहां पर मेरा वर्तन अच्छा होगा। आगे अलंकारों का प्रयोग। अभी स्कूल में हमने अलंकार सीखे हैं, उसमें से एक अलंकार मैं आपको बता देता हूं, अतिशयोक्ति अलंकार। इसका ही नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि यह बहुत चर्चित है और लोग इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। अगर किसी का बहुत छोटा हो तो उसे क्या करते हैं? बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। अभी कोई कोई अच्छी बातों के लिए करता है तो कोई पूरी बातों के लिए ऐसा करता है। लेकिन अलंकारों का प्रयोग, खासतौर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने अच्छे कार्य के लिए अलंकारों का प्रयोग किया, यानी कि साहित्य में अगर अच्छे से साहित्य लिखने के लिए प्रयोग किया, तो हमारा साहित्य और भी रोचक हो जाएगा। शब्द का उपयोग, साहित्य, स्वरूप आदि का समावेश होता है। यानी कि साहित्य, स्वरूप आदि का समावेश हमारे शब्दों से ही होता है। इस तत्व को अधिकांश भारतीय विद्वान शरीर के रूप में परिभाषित करते हैं। इस तत्व को अधिकांश भारतीय विद्वान शरीर के रूप में परिभाषित करते हैं। जो शब्द होते हैं ना, उसे हमारे भारतीय विद्वान शरीर के रूप में, यानी कि हमारा बदन किसी एक चीज से बना है क्या? नहीं, इसके भी बनने के लिए पंचमहाभूतों का इस्तेमाल किया गया है। इन पंचमहाभूतों में जल आता है, अग्नि आता है, वायु आता है, अंबर आता है और धरती आती है। तो इस तरह से काव्य बनने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, उसका सही ढंग से, सही पद्धति से, शैली से इस्तेमाल करना चाहिए। इस तत्व का आधार भाषा है। क्या है? इस तत्व का आधार भाषा है। देखिए, आमतौर पर मैं एक अलग से उदाहरण में आपको बताना चाहूंगा। अगर मैंने मराठी में कह दिया, मुझे मराठी सांगतो, मला हे फूल खूप आवडतं, मला हे फूल खूप आवडतं, मी खूप छोटं उदाहरण घेतलं। अगर इसे मैं हिंदी में कहता हूं, मुझे यह फूल बहुत प्यारा है। क्या है? मुझे यह फूल बहुत प्यारा है। आणि मराठीत मी सांगतो, मला हे फूल खूप आवडतं। अगर इन दोनों भाषाओं का मैं आधार लेता हूं, तो आपको सुनने में से पता ही चल जाता है कि कौन सी मधुरमयता किस भाषा में आती है। तो इसीलिए इस तत्व के लिए आधार भाषा होता है। अतः इस भाषिक संयोजन भी कहा जाता है। अतः इसे भाषिक संयोजन भी कहा गया है। शैली काव्य के बाह्य अंग से संबंधित होती है। शैली काव्य के बाह्य अंग से संबंधित होती है। अभी काव्य के भी आंतरिक अंग होते हैं और बाह्य अंग होते हैं, हमारे शरीर की तरह, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। कौन से? जैसे कि हमारे हाथों की उंगलियां है, उस पर लगे हुए नाखून है, हमारे केश है, हमारे कान है,
जो कोई है वह हमारे सभी बाह्य अंग है, लेकिन आंतरिक अंग भी है हमारे। अभी आंतरिक अंग के दो भेद होते हैं। आंतरिक अंग यानी कि जो हमारा हृदय होता है, फुफ्फुस होता है, यह सभी हमारे आंतरिक अंग होते हैं। लेकिन दूसरा भेद यह भी होता है कि आमतौर पर हंसी की बात आती है यहाँ पर। एक कहावत में मैं बताना चाहूंगा कि बहुतर कहा जाता है कि दिखाने के दांत अलग होते हैं और चबाने के दांत अलग होते हैं। यानी कि हम जैसे दिखते हैं वैसा वर्णन नहीं करते हैं। तो यह बाह्य अंग और आंतरिक अंग इस तरह से काव्य में से जो प्रकट होता है वह उसका आंतरिक अंग होता है, और बाह्य अंग यानी कि जिन पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं वह हमारा बाह्य अंग होता है। जिस प्रकार शरीर के अभाव में आज्ञा जिस प्रकार शरीर के अभाव में प्राण का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार भाषा के अभाव में साहित्य की कल्पना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर के अभाव में प्राण का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार भाषा के अभाव में साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। देखिए, अगर कोई इंसान गुजर जाता है तो गुजर जाने के उपरांत हम क्या करते हैं, उसमें कोई राम नहीं रहा, यानी कि क्या नहीं, उसमें कोई प्राणी नहीं रहा है, तो वह शरीर कुछ काम का नहीं होता है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। उसी प्रकार भाषा के अभाव में साहित्य की कल्पना असंभव है। कि मान लीजिए आपके मन की एक बहुत सुंदर भाषा है, बहुत सुंदर, हर किसी के मन की सुंदर भाषा होती है, लेकिन वो किसी को दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती, यानी कि हमें खुद को भी नहीं वो दिखाई देती। लेकिन हमारे सुंदर मन की भाषा को अगर हम किसी भी भाषा में कागज और कलम लेकर उसे कागज पर उतारते हैं, तभी उसकी संभवता होती है, तभी वह हमें दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाषा के अभाव में साहित्य की कल्पना भी असंभव है। हमें कोई भी साहित्य लिखना हो तो हमें भाषा का सहारा लेना ही पड़ेगा। चलिए आगे। सर्वोत्कृष्ट साहित्य वह है जिसमें भाव पक्ष व शैली पक्ष दोनों में अद्भुत समन्वय हो। उत्कृष्ट साहित्य कौन सा होता है? जिसमें भाव पक्ष, भाव हमने देखा, भाव हम सब्जी मंडी में जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं तो हम पूछते हैं इसका भाव क्या है, क्या है, इसका भाव क्या है, यानी कि इसका दाम क्या है। लेकिन वह साहित्य में अलग भाव होता है। एक आध संगीत या एक आध काव्य सुनने पर हमारे मन के अंदर जो भाव पक्ष जागृत हो जाता है उसे हम भाव पक्ष कहते हैं। और दूसरा है शैली पक्ष। शैली यानी कि इन्होंने किस शैली के अनुसार इसे हमारे सम्मुख रखा है, वो दोनों में अद्भुत समन्वय होता है। आगे, किंतु जब कविगण मात्र शैली पर ही ध्यान केंद्रित करता है और भाव पक्ष की विस्मरण कर बैठता है तो काव्य तत्व क्षीण हो जाता है। होता है आमतौर पर, अगर मेरे जैसा आपके जैसा एक नया नवेला कही हो तो वो शैली पर ही ध्यान देता है। शैली कौन सी? कि मेरा काव्य बहुत रोचक होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसमें से वह हमारा भाव भी खो देता है। भाव यानी कि हमारे मन से जो दूसरों को हमारे काव्य से संदेश देना होता है वही वो भूल जाता है, तो हमारे काव्य में उतनी रोचकता नहीं रहती है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, उपयुक्त साहित्य तत्वों का सूक्ष्म से अध्ययन करने
करने के उपरांत स्पष्ट होता है कि साहित्य के तत्व किसी जड़ वस्तु के अंगों के समान अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के साथ इस तरह से मिले होते हैं कि इनको अलग अलग करना संभव नहीं है। भाव, विचार, कल्पना, शैली का संगठन रूप साहित्य होता है। विभिन्न परिवेश और विशेष मताग्र के अनुसार इन तत्वों में से किसी एक तत्व की उत्पत्ति बढ़ जाती हुई दिखाई देती है। विविध विषयों के अनुरूप किसी विशेष मत की प्रधानता हो जाती है, फिर भी अन्य तत्व कम अधिक मात्रा में प्रत्येक साहित्य में विद्यमान होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने इस इकाई के अंतर्गत भाव पक्ष पर विचार किया, कल्पना शैली पर विचार किया, बुद्धि शैली पर विचार किया, यानी कि किस तरह से काव्य में यह सभी तत्व कितने महत्वपूर्ण होते हैं, यह हमने